मोहम्मद आदिल साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, जिस तरीके से राजनीति गर्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और जब एक तरह से यह भी माना जा रहा है कि कई मुस्लिम संगठन भी अब ये कहते दिख रहे हैं कि दरअसल ये राज्य सरकार कराना चाहती थी ये सब कुछ, और उसके लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार ने ये सब कुछ कराया है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं पूरी तरीके से अब इस बात से सहमत हूं कि ये पॉलिटिकल दंगा है, क्योंकि जिस अंदाज से 12 दिन तक इसको लिंगर ऑन किया गया, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही थी, लोकल लोग कह रहे थे, लेकिन 12 दिन तक ये एक इंटेंशनली किया गया। जो मेरी समझ है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लेगेसी चौधरी चरण सिंह के पास थी जी, किसान और मुसलमान का एक बड़ा कॉम्बिनेशन था जी, और अहिर और मुसलमान का कॉम्बिनेशन ईस्टर्न यूपी में था, जिसकी पकड़ से चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे जी। ये वोट की राजनीति थी। आज भी यह है कि लाशों पे वोट मिल जाए, इससे ज्यादा अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूं कि जब सरकारें जी नाअहल हो या निकम्मी हो, तो एक जो माइंडसेट है जी, वो माइंडसेट जो हमेशा नफरत की दुनिया पे चलता है, उसको मौका मिल जाता है। बिल्कुल। और यहाँ इसका पक्का सबूत मिला है ये कि आज 65 साल के बाद भी हजारों लोग अपने गांव छोड़ से चले गए जी। अभी लाशों की गिनती हो रही है, मुझे नहीं मालूम कि एक्चुअली कितना हुआ, लेकिन जो दिल टूटे हैं, जहां तक मुलायम सिंह साहब का सवाल है जी, आप सोचिए कि इनकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी 92 में सन 47 में जमीन बटी थी और 92 में दिल बटे थे, और 93 में बाबरी मस्जिद के मलबे पे समाजवादी पार्टी बनी थी। उस वक्त मुसलमानों ने यह सोचा था कि ये हमारे मसीहा होंगे जी, लेकिन उस वक्त हमने ये नहीं सोचा था कि ये हम एक्सप्लॉइट होंगे। बिल्कुल। और हिंदू मुसलमान के चक्कर में हम 20 साल तक यही करते रहेंगे। यही एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बड़ा मसला है। नरेंद्र मोदी पर हर कोई आज चर्चा करता है और 2002 के दंगों की बात होती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उस पर चर्चा शायद न के बराबर होती है, और यह बहुत बड़ी त्रासदी है। विक्रम सिंह साहब, आप इस पूरे राज्य की जड़ को और नस नस को पहचानते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अगर पुलिस प्रशासन और तंत्र ने सही तरीके से और मुस्तैदी से काम किया होता तो पहले तो यह वाकया होता नहीं, इतना बढ़ता नहीं, और जब बढ़ गया तब भी उसे नियंत्रण में किया जा सकता था? क्या राय है आपकी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर पुलिस और प्रशासन चाहता, ये दंगा बिल्कुल अवॉइडेबल है, ये बिल्कुल नहीं होता। पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रशासन और पुलिस का फेलियर है। इंटेलिजेंस हर स्रोत से आ रही थी। आपने 40 जिलों के थाने में एक भी गिरफ्तारी नहीं की, एक भी अग्नेय अस्त्र बरामद नहीं किया, आपने एक भी रासुका और गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया। जो थाने के महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं, जैसे दंगा नियंत्रण योजना होती है, उसका 15 दिन में, 1 महीने में एक बार पूर्वाभ्यास होता है, आपने नहीं किया। सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, इसके अनुरूप कार्रवाई नहीं की, तो ये तो होना ही था। फिर पंचायत आपने होने दी, लोग फरसे बल्ला पर तलवारें खुलेआम लेकर के चल रहे हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ, भड़काऊ भाषण दिए गए, कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं हुआ। यहां तक कि मैंने सुना है कि डीएम एसएसपी किसी पंचायत के मंच पे गए। मैंने अपने 37 साल के कैरियर में ये नहीं देखा कि डीएम एसएसपी किसी पंचायत में मुलव्विस हो जाए जाकर के और उसको संबोधित करें। इसका मतलब उनका मूक सहमति थी। और ये पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो एलसीटी फेलियर हुआ, परिणाम सबके सामने है। एक गंभीर और बहुत भयानक दंगा हुआ। विक्रम सिंह साहब, अगर मैं आपकी बात को एक स्टेप आगे ले जाऊं, हालांकि इसमें ये कहा जाए कि ये एक एडिटोरियल लाइन इसे जरूर कहा जा सकता है, जिस तरीके से जो बात आप कह रहे हैं, अगर प्रशासन की इस तरीके से सक्रिय भूमिका होगी जिसका अंदेशा लगाया जा सकता है, तो फिर क्या फर्क रहा जो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला और जो 2002 में गुजरात में देखने को मिला था? क्या इन दोनों दंगों में कहीं कोई फर्क है? इन दोनों दंगों में जो सतही बातें हैं, जो अपेरेंट है, वो बिल्कुल एक है। जो एंड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल एक है। जो गुजरात में हुआ था वो बहुत लार्ज स्केल और बड़े पैमाने पे हुआ था, और यहां पर बड़े छोटे पैमाने पे हुआ था। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स देखें, पानी चाहे 1 चम्मच हो या पानी चाहे 1 टैंकर हो, फॉर्मूला दोनों का बराबर होता है। इन दोनों के फॉर्मूले एक दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और यही पते की बात है, और इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे संवाददाता पहुंचे एक और गांव में। वहां जिस तरीके से लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था, जैसा कि धीरेन्द्र खुद मुझे बताया, कि तमस फिल्म की याद आ रही थी।
जाहिर सी बात है, हम में से किसी ने भी बंटवारे को नहीं देखा है, लेकिन जिन्होंने देखा होगा उन्हें ये तस्वीरें शायद वैसे ही दिखाई देंगी। देखिए रिपोर्ट। मैं इस वक्त कवाल गांव के उस चौक पर खड़ा हूं जहां से मुजफ्फरनगर के आजादी के बाद के सबसे बड़े दंगे की शुरुआत हुई। यहां इस वक्त इस चौक पे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहीं इसी गली से आते वक्त एक लड़की को पर किए गए कमेंट्स को लेकर शुरू हुई कहानी में शुरुआत हुई कि जो एक लड़के के साथ बाकी दोनों लड़कों का झगड़ा हुआ, जिसमें से एक लड़के की हत्या यहां कर दी गई और बाकी दोनों लड़के जब वो यहां से भागने लगे तो उनको भीड़ ने इससे कुछ और जाकर, अगर आप देखना चाहें तो ये पूरा गलियारा यहां से मुड़ता है और जब वो भागते हुए जो दोनों लड़के जिन्होंने हत्या की थी, जब एक लड़की पर कमेंट के बाद शुरू हुए झगड़े के बाद वो यहां से दूर दिख रहे उस चौराहे पर उन दोनों लड़कों की लाश मिली। और इसके साथ ही इस कवाल गांव में एक जो झगड़ा है वो शुरू हुआ और उसके साथ साथ इस पूरे मुजफ्फरनगर में, यानी 3 लाशों पर की गई सियासत ने पूरे मुजफ्फरनगर में 3 दर्जन से ज्यादा लाशें बिछा दी और हिंसा का ये दौर बाद तक जारी रहा जो गांव-गांव तक फैल गया। कैमरामैन रागिब के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, कवाल, मुजफ्फरनगर। कई ऐसी जगह हैं जहां अभी पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और जाहिर सी बात है, जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं पलायन की, वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमें इजाजत नहीं है प्रशासन की तरफ से कि हम कई जगहों पर जा सकें। विक्रम सिंह साहब, एक बहुत छोटा सा सवाल, पुलिस जब कार्रवाई करना चाहती है तो आज देखिए पत्रकार उन गांवों तक नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचकर आम आदमी के दुख दर्द को टेलीविजन पर या अखबारों में लिख सकें, लेकिन जब कार्रवाई नहीं करनी होती है तो उस वक्त सब कुछ होता रहता है। ये राजनीतिक हस्तक्षेप किस तरीके से काम करता है, कैसे ये दबाव आता है, क्या ये सीधे ऑर्डर दिया जाता है? देखिए, कई जगह से ये सूचनाएं आ रही हैं कि हमें आदेश नहीं है बल प्रयोग करने का, हमें आदेश नहीं है गिरफ्तारी करने का, हमें आदेश नहीं है तलाशी लेने का। ये बिल्कुल सारहीन और बेबुनियाद तर्क हैं, क्योंकि सीआरपीसी के मुताबिक थाना अध्यक्ष अपने स्तर पे, एसएसपी को छोड़ दें, डीएम को छोड़ दें, थाना अध्यक्ष ये समस्त कार्रवाई अपने स्तर पे कर सकता है, किसी आदेश की उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन का मनोबल सिलसिलेबद्ध तरीके से तोड़ा गया, उनको यह इंगित किया गया और स्पष्ट तरीके से बताया गया कि अमुक तरीके से कार्रवाई करोगे, निलंबित होगे। जी, दुर्गा शक्ति नागपाल का उदाहरण आपके समक्ष है। इसके अतिरिक्त आप देखें, प्रत्येक अधिकारी आईएएस आईपीएस का बिल्कुल एक तरीके से विकलांग और अपंग की तरह उसका व्यवहार आज हो गया है। इस पे कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने स्तर पे इनके द्वारा ऐसी कार्रवाई और सुरक्षा चक्र प्रदान करना चाहिए था कि जिसमें एक भी जान न जाती। इतनी ज्यादा जानें चली गई, असुरक्षा हो गई, पलायन हो गया, ये सब अवॉइडेबल था। बिल्कुल, और यही बात हर कोई आज कहता हुआ दिखाई दे रहा है। आबिद साहब, राजनीति लाशों पर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस राजनीतिक जो कोशिश है, जो पूरा एक पैराडियम है, इसका फायदा किसको होता आप देख रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर माना जाता था कि मुसलमानों के हित में अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले भी कहा था, तो मुलायम सिंह यादव थे। तो क्या ये पूरी दंगे की राजनीति सिर्फ अपने तरफ मुसलमानों को खींचने की है? और अगर ऐसा है तो क्या हिंदू सिर्फ बीजेपी की तरफ जाएंगे? ये आखिरकार क्या है, क्या कैलकुलेशन होता ही है? देखिए, मुलायम सिंह साहब का कैलकुलेशन तो यही था और उनकी अब तक ईमा भी यही रही है। इसलिए कि मुलायम सिंह साहब से पहले एक सरकार और थी मायावती की, मैंने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि 5 साल में न कोई परिक्रमा की यात्रा शुरू हुई, न कोई दंगा हुआ। यहां तक कि बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आया उस वक्त हम लोग मुस्तकिल टेलीविजन पे थे और ये सोच रहे थे कहीं न कहीं हंगामा और हंगामा होगा। एक चिड़िया भी नहीं हिली। ये एडमिनिस्ट्रेशन की पुख्तगी थी। आज एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि इनका जो अपीजमेंट का मसला है, उस अपीजमेंट के मसले पे ये अब की मुझे लगता है कि ये उल्टी मार इनको पड़ेगी। मैंने ये पिछले 5-7 दिनों में जो मेरा इंटरेक्शन मुस्लिम कम्युनिटी से हुआ है, पहली बार मुलायम सिंह एक्सपोज हुए हैं कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। और अगर मुसलमानों की ये समझ में आ गया, इसका खसारा उनको होगा, क्योंकि वो अजीत सिंह के वोट छीनने के लिए सब तमाशा किया गया था। अजीत सिंह तो पैदल हो गए, ये तो सही पता लगता है कि उनके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन मुलायम सिंह साहब का जो मेन वोट बैंक था मुसलमानों का, मुझे पूरा यकीन है
कि अब इस इलेक्शन में उनको नहीं मिलेगा और न मिलना चाहिए, इसलिए कि 65 साल के बाद भी अगर हम सियासत गर्दनों की और लाशों की करेंगे तो हम कहां खड़े होंगे? बिल्कुल। किससे कहेंगे कि हम आजाद मुल्क के एक शहरी हैं, हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था इस मुल्क के लिए? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग